people, I believe you're doing great, and I welcome and appreciate your presence in Cuckoo's Study Lab. Political order in modern societies is constantly under decay due in part to the rise of identity politics, competitive nature of polity, institutional politicization, practices of rewarding cronies and punishing rivals, and emergence of reactionary international. Resultantly, there is a rise in hybrid democratic governments across the globe. Such governments are more inclined to serve their interests instead of popular aspirations, and thereby they imperil their national integration and security. Against this backdrop, today's discussion hinges on political polarization in Pakistan, causes, consequences, and mayors to arrest a crisis situation germinated by the politics of personality or competitive nature of polity. In his book, The Pakistan Paradox, Christopher Jeffrey Lord writes that factionalism and a system of political patronage has not only disintegrated Pakistan's society along diverse lines to the detriment of social cohesion and solidarity, but the process has also nurtured an environment more conducive for democracy to evolve as a system than a culture. Besides, personality cult and vice-regal model of government make Pakistan a garrison state instead of a welfare society, as rightly noted by Pakistani historian Aisha Jalal. In the same vein, political scientist Francis Fukuyama writes in his book Political Order and Political Decay that polarized politics is home to instability, institutional decay, and social disintegration. इन तीनों रेफरेंसेस में एक बात जो कॉमन हमें नज़र आती है वो ये है कि अगर किसी पॉलिटी और किसी सोसाइटी में पॉलिटिक्स की नेचर अगर पोलराइज्ड है या उसको ऐसे कहें रीजनलाइज पॉलिटिक्स है, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है, पर्सनलाइज नेचर ऑफ पॉलिटी है, कंबैटिव नेचर ऑफ पॉलिटी है, या उसको बाज़ दफ़ा कहते हैं डायनेस्टिक नेचर ऑफ पॉलिटी, या उसको हम कहते हैं वाइस रीगलिज्म कहते हैं उसको, अगर ऐसी नेचर हो पॉलिटी की किसी कंट्री या सोसाइटी में तो वो होम टू इंस्टेबिलिटी है। उस सोसाइटी में जो इंस्टीट्यूशंस ऑफ रिस्ट्रेंट या जिनको हम इंस्टीट्यूशन सिंपली कहें वो इनफेक्टिव होंगे। ठीक, उस सोसाइटी में जो सोशल कोहेशन का जो एलिमेंट होगा वो ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट होगा। तो ये तो इन रेफरेंसेस से हमें पता चलता है। इसी वजह से जो आज का टॉपिक हमारा डिस्कशन में होगा वो है पोलराइज्ड पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान, चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी। एज ऑलवेज हम इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। यहाँ पे एक स्टेटमेंट हमने मेंशन किया है कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स यूज्ड टू बी क्रिटिकल इन टून डीकंस्ट्रक्शनिस्ट, यहाँ से हम पढ़ रहे हैं। अच्छा, क्रिटिकल इन टून है ये, डीकंस्ट्रक्शनिस्ट इन कंटेंट है, पोस्ट मॉडर्निस्ट इन कैरेक्टर एंड रिवोल्यूशनरी इन विगर। एक और भी चीज़ आप लोग, चूँकि ये टर्म्स है जो कि इंपॉर्टेंट, मतलब इनकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है पेपर में, एंड डिवॉइड ऑफ पोटेंशियल टू सर्व पॉपुलर एस्पिरेशंस, यहाँ पे हमने ये लिखा, इसको लाइन सही से मैं ड्रॉ करता हूँ। अच्छा, ये हमारे पास जो अंडरलाइंड वर्ड्स हैं ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट्स हैं आइडेंटिटी पॉलिटिक्स या पोलराइज्ड पॉलिटिक्स के, जिसमें वो कहते हैं कि क्रिटिकल टून है इसकी, डीकंस्ट्रक्शनिस्ट इन कंटेंट है, पोस्ट मॉडर्निस्ट इन कैरेक्टर हैं। ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जिनको मैं टिक मार्क कर रहा हूँ, ये इनका रिलेशन आईआर से है, तो मैं इनको एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट ने मुझे कहा कि वो इंटरनेशनल रिलेशंस को ऑप्ट नहीं करे। तो इस वजह से मैं चाह रहा हूँ कि ये जो डिस्कशन है ये करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स सेंट्रिक RSA सेंट्रिक रखूँ ताकि समझने में आप लोगों को आसानी हो। जो चीज़ आप लोगों ने कंसिडर यहाँ पे करना है वो आखिरी स्टेटमेंट है, या इस स्टेटमेंट का आखिरी पोर्शन है जो इसमें लिखा है, बट डिवॉइड ऑफ पोटेंशियल टू सर्व पॉपुलर एस्पिरेशंस। जो मर्जी हो, अगर पोलराइज नेचर ऑफ पॉलिटी है तो वो पॉपुलर एस्पिरेशंस को या जो पॉपुलर ग्रीवांसेस है उनको एड्रेस करने की कैपेसिटी उस पॉलिटी में नहीं है। तो यहाँ से हमें आइडिया हो जाता है कि व्हाट पोलराइज पॉलिटिक्स एक्चुअली इज, ठीक है, या इसकी नेचर क्या है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, या हम कैसे मेजर करें, कैसे आइडेंटिफाई करें कि कोई पॉलिटिक्स या कोई पॉलिटी उसकी नेचर पोलराइज्ड है या नहीं। आगे चले जाते हैं। डिस्कशन की इस सेक्शन में हम पढ़ेंगे कि क्या है पोलराइजेशन या पॉलिटिकल पोलराइजेशन में कहते क्या है। इस सेक्शन में जो येलो कलर जो हाईलाइटेड रीजन्स हैं उनको आप लोगों ने कंसीडर करना है। यही आप लोगों का मेन जो है ना वो किसी भी मतलब जो पैराग्राफ्स होंगे वहाँ पे हमारा जो असल जो टॉपिक स्टेटमेंट होगा या टॉपिक सेंटेंस जो होगा वो यही रीजन्स होंगे जो कि हाईलाइटेड हैं येलो कलर में। सबसे पहला जो पॉइंट यहाँ पे लिखा है वो है इंटेंस पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन बेस्ड ऑन पर्सनालिटी कल्ट देन आइडियाज एंड आइडियल्स। ठीक, हर वो पॉलिटी पोलराइज्ड होगी जहां पे रूलिंग पार्टी एंड ओपोजिशन, जिसको हम शेडो कैबिनेट भी कहते हैं, इनके बीच में अगर कंपटीशन एंड कन्फ्रंटेशन हो पर्सनालिटीज के लिए,
पर्सनालिटीज़ को डिफेंड करने के लिए, पर्सनालिटीज़ के इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए, तो उस नेचर ऑफ पॉलिटी को हम कहते हैं ये पोलराइज्ड है। अब इस पूरी डिस्कशन में आप करंट सिनेरियो को इन व्यू रखेंगे कि कैसे क्या हो रहा है, ठीक। जो हो रहा है ये पोलराइज नेचर ऑफ पॉलिटी ही है पाकिस्तान में, जिसकी वजह से करंट जो पॉलिटिकल टर्मोइल है पाकिस्तान में वो इस वजह से है कि जो कंट्री हमारा पाकिस्तान है इसमें पॉलिटी की नेचर या पॉलिटिक्स की नेचर पोलराइज्ड है। यानी यहाँ पे जो पार्टीज हैं वो डाइवर्स लाइंस पर डिवाइडेड हैं। फॉर एग्जांपल पीडीएम की अगर बात कर लें तो वहाँ पे कुछ ऐसी पार्टीज हैं जो कि इस्लामिस्ट हैं या वो रिलीजियस कार्ड यूज़ करती हैं अपने वोट बैंक को या अपना नैरेटिव को मतलब सही तरीके से सेल आउट करने के लिए एक रिलीजियस कार्ड यूज़ करते हैं। एक कुछ पार्टी से जो यूज़ करती हैं, बाज़ वो पार्टी से जो कि करप्ट एंड एलीट या करप्शन का नैरेटिव यूज़ करती हैं अपने नैरेटिव को या पीपल लोगों को अट्रैक्ट अपनी तरफ करने के लिए एंड सो ऑन। तो इसी को हम सिंपली कहते हैं कि ये एक ऐसी नेचर ऑफ पॉलिटी है जहाँ पे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में इंटेंस कंपटीशन है बेस्ड ऑन पर्सनालिटी कल्ट इंस्टेड ऑफ आइडियाज एंड आइडियल्स। यानी जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज इस टाइम एग्जिस्ट कर रही हैं किसी एक के पास भी अपना फ्रेमवर्क नहीं है, फ्यूचर स्ट्रेटजी नहीं है कि कैसे वो पाकिस्तान का जो कोलैप्सिंग स्ट्रक्चर है, सोशल स्ट्रक्चर या गवर्नेंस का जो मॉडल स्ट्रक्चर है उसको ठीक करने के लिए इनके पास कोई वायबल कोई इफेक्टिव जो है ना एक फॉर्मूला नहीं है आवाम को बताने के लिए। लेकिन ये जो आजकल चल उससे आप लोग आगाह हैं कि जो इश्यूज डिस्कस हो रहे हैं वो पर्सनालिटीज के इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए या इंटरेस्ट को अटेन करने के लिए सारा कुछ हो रहा है। इस सब में जो आजकल चल रहा है इसमें जो अल्टीमेटली जो लॉस होगा वो अवाम का है, ठीक। इन पॉलिटिकल पार्टीज या ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं अपने इंटरेस्ट के लिए पूरे स्टेट का बल्कि पूरी मतलब हमारी जो सोसाइटी है उसका नुकसान कर रहे हैं। तो इस नेचर ऑफ पॉलिटी को कहते हैं या इस तरह की पॉलिटिक्स को हम कहते हैं पोलराइजेशन और पोलराइज पॉलिटिक्स। बेसिकली अगर आप लोग पोलराइज्ड और पोलराइजेशन की जो टर्म है उसको अगर आप लोग समझना चाहते हैं इसका मतलब सिंपली है डिवीजन और टू क्लासिफाई सर्टेन सोसाइटी इनटू डाइवर्स फॉल्ट लाइंस। अब जैसे पाकिस्तान बीइंग अ पॉलीग्लोट, पाकिस्तान में डिफरेंट हमारे पास फॉल्ट लाइंस है। फॉर एग्जांपल रीजनलिज्म है, इथनिसिटी है, लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस हैं, सेक्टेरियनिज्म है एंड सो ऑन। तो हमारी जो सोसाइटी है वो मल्टी उसको कहते हैं मल्टी इथनिक सोसाइटी है, जिसको हम इन अदर वर्ड्स हम कहते हैं एक प्लूरलिस्टिक सोसाइटी है जिसमें ऑलरेडी जो पीपल है वो क्लासेस में डिवाइडेड है एंड सो ऑन। तो यहाँ पे पोलराइजेशन का जो प्रोसेस है उसको इनिशिएट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। शो इन सिंपल जो आजकल पॉलिटिकल रियल में हो रहा है वो पोलराइज्ड पॉलिटिक्स की टेंजिबल मैनिफेस्टेशन है। आगे चले जाते हैं। पॉइंट 2 में लिखा है एब्सेंस ऑफ अ कल्चर ऑफ अकोमोडेशन एंड कोऑप्शन। इस टाइम हम ये पढ़ रहे हैं कि असल में पोलराइजेशन क्या है या पोलराइज पॉलिटिक्स किसे कहते हैं, कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि कोई पॉलिटी पोलराइज्ड है या नहीं। तो इस वजह सेकंड पॉइंट यहाँ पे लिखा है इट्स अ पॉलिटी वेयर दैट लेक्स आर डिवॉइड ऑफ पॉलिटिकल कल्चर ऑफ एकोमोडेशन एंड कोऑप्शन। एकोमोडेट एंड कोऑप्ट करने का मतलब ये कि अगर पाकिस्तान की पार्लियामेंट की बात करें जहाँ पे लेजिस्लेशन का काम होता है, पार्लियामेंट में जो हमारे पास पार्लियामेंटेरियंस की जो प्रैक्टिसेस हैं वो प्लूरलिस्टिक नहीं है, ठीक। वो ऐसे उनको यूनिलैटरल हैं। मसलन रूलिंग जो पार्टी होगी वो कभी भी नहीं करती रही है कोऑप्ट या इन्वॉल्व नहीं करती रही ऑपोजिशन को लेजिस्लेशन में। पार्लियामेंट्री डिबेट्स तो होती हैं लेकिन जो रूलिंग पार्टी है वो उसने कभी ऑपोजिशन या जिसको हम शेडो कैबिनेट कहते हैं उससे पॉलिसी मेकिंग करते वक्त इनपुट नहीं लिया कि किस तरह की पॉलिसीज बननी चाहिए, ठीक। यानी कि पॉलिसी मेकिंग के दौरान कोई कंसेंसस एंड कोऑर्डिनेशन नहीं है बिटवीन रूलिंग एंड ऑपोजिशन पार्टीज। अब ये कंसेंसस ना होने की वजह से जो पॉलिसीज बनती हैं वो इनफेक्टिव होती हैं, ठीक। अगर उन पॉलिसीज को हम इम्प्लीमेंट भी करें, एग्जीक्यूट भी करें तो लेकिन उनमें कंटिन्यूएशन नहीं रहती, ऑनरशिप कोई नहीं रहती उनमें, ठीक। तो पॉलिसीज़ पाकिस्तान में इस वजह से सही तरीके से कोई खास टेंजिबल जो है ना चेंज नहीं लेके आती या कोई फ्रूट बेयर नहीं करती, क्योंकि यहाँ पे जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज जो दो पार्टीज होंगी स्पेशली रूलिंग एंड अपोजिशन, उनके बीच में कोऑप्शन एंड अकोमोडेशन का कल्चर नहीं है, जिसकी वजह से जब इलेक्शंस होते हैं, जब कॉन्स्टिट्यूशनली पावर ट्रांजिशन होती है पावर फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर, तो जो प्रीवियस गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज़ बनाई वो कंटिन्यू नहीं करती। जो नई गवर्नमेंट है वो नया मतलब शुरू से मतलब पॉलिसी मेकिंग का काम शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जो ऑलरेडी पॉलिसीज ऑन द ग्राउंड हैं वो इफेक्टिव नहीं होते। तो पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल जो रेलम है या जो पॉलिटिकल पाकिस्तान में कल्चर है उसमें अपोजिशन और स्पेशली रूलिंग जो पार्टी है वो
एकोमोडेट नहीं करती और कोऑप्ट नहीं करती ऑपोजिशन को, जिसकी वजह से उनके बीच में एक ऐसा रिलेशनशिप मतलब डेवलप हो जाता है जो कि कंपेटिटिव इन नेचर होता है। इस कंपेटिटिव नेचर ऑफ रिलेशनशिप की वजह से ही जो लेजिस्लेशन का काम होता है वो अगर हो जाता है इन केस, क्योंकि अब करंट जो गवर्नमेंट है उसने लेजिस्लेशन का काम जो है वो उस अप्रूव कराया है लेजिस्लेशंस को ऑर्डिनेंसेस के थ्रू इंस्टेड ऑफ पार्लियामेंट्री डिबेट्स। जब यहाँ पे पार्लियामेंट्री डिबेट्स नहीं होंगी तो कैसे जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं पार्लियामेंट में वो कैसे मतलब सेटिस्फाई होंगे कि हाँ उनसे भी इनपुट लिया जा रहा है पॉलिसी मेकिंग करते वक्त। तो इस कल्चर को हम कहते हैं पोलराइजेशन। पॉइंट 3 की तरफ चले जाते हैं। यहाँ पे लिखा है इंटेंसली डाइसेंटिंग रेट्रिक एंड बेशिंग आउट एट राइवल्स। आजकल जो चल रहा है आपके सामने है कि यहाँ पे एक पार्टी दूसरे के लिए दूसरे पार्टी के लीडरशिप का कैरेक्टर असैसिनेट करने में लगे हुए हैं, हर पार्टी। ठीक, तो उस कल्चर को हम कहते हैं यहाँ पे पोलराइजेशन है, या इसको कहते हैं क्रोनिक पोलराइजेशन है, जिसमें पॉलिटिकल जो राइवल्स हैं वो एक दूसरे पर रेट्रिक करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, वो भी डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। चलो ये तो होता है कि अगर वो जो क्रिटिसिज्म है कंस्ट्रक्टिव हो, फॉर द सेक ऑफ मटीरियलाइजिंग चेंज, अगर वो क्रिटिसिज्म हो तो फिर ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, कैरेक्टर असैसिनेशन है, एक दूसरे का एक हार्ड इमेज जो है ना वो प्रोजेक्ट किया जाता है ताकि आवाम जो है वो मतलब जो सोसाइटी जो है उसको डिवाइड किया जाता है कि ये बोल के कि ये करप्ट है, ये इलीट है, ये वो एंड सो ऑन। तो इस तरह की प्रैक्टिसेस, इस तरह के कल्चर को हम कहते हैं पोलराइज्ड। अगर पॉलिटिक्स में ऐसा हो तो उसको कहते हैं पोलराइज्ड पॉलिटिक्स। सोसाइटी में अगर ऐसा हो कि अगर जो सिटीजनरी हैं वो डिफरेंट लाइंस पे डिवाइड अगर डिफरेंट लाइंस पर डिवाइड हो तो हम कहते हैं सोशल पोलराइजेशन। क्योंकि पॉलिटिक्स आज का टॉपिक है तो इसको पॉलिटिकल रेल्म तक ही लिमिटेड रखते हैं। तो हर वो पॉलिटिक्स जहाँ पे राइवल्स क्रिटिसाइज करें जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म, उस प्रैक्टिस को हम कहते हैं पॉलिटिकल पोलराइजेशन। Fourth point, rejectionist and exclusionary approach towards statecraft and shadow cabinet. पॉइंट 3 से लिंक करता है कि यहाँ पे जो रूलिंग पार्टी है वो उसके कंडक्ट्स ऐसे होते हैं कि वो अपोजिशन या जिसको हम शेडो कैबिनेट भी कहते हैं, कोशिश यही होती है कि पॉलिसी मेकिंग करते वक्त अपोजिशन को पॉलिसी से दूर ही रखा जाए। यानी उस अप्रोच को हम कहते हैं सेंट्रलाइज नेचर ऑफ पॉलिसी मेकिंग। ठीक, यानी पाकिस्तान में जो रूलिंग पार्टी है वो यानी कि किसी और पार्टी को एकोमोडेट किए बगैर, किसी और पार्टी से इनपुट लिए बगैर ही पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करने का जो काम है वो करती है, जिसकी वजह से यहाँ पे डिवीजन, पार्लियामेंट के अंदर डिवीजन होता है। अब जब पार्लियामेंट के अंदर एक बार डिवीजन हो तो समझ ले सोसाइटी भी डिवाइड हो गई। तो ये हमारे पास पोलराइज पॉलिटिक्स है। लास्ट पॉइंट की तरफ से जाते हैं। पोलराइज पॉलिटिक्स इज एन एक्सप्रेशन ऑफ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। जैसे शुरू में हम बात करें कि डिफरेंट टर्म यूज होंगे लेकिन उनका मकसद एक ही है, हम पोलराइज पॉलिटिक्स की तरफ ही रेफर कर रहे हैं। जैसे फुकुयामा भी कहते हैं अपनी बुक में, जो जहाँ भी जिस सोसाइटी में पॉलिटिकल पोलराइजेशन हो या उसमें अगर पोलराइज नेचर ऑफ पॉलिटी हो या आइडेंटिटी पॉलिटिक्स हो तो वहाँ पे इंस्टेबिलिटी होगी। अब जब उस सोसाइटी में इंस्टेबिलिटी होगी तो वहाँ पे इकोनॉमिक एंड ट्रेड एक्टिविटीज़ नहीं होंगी। इकोनॉमिक एंड ट्रेड एक्टिविटीज़ ना होने का मतलब ये है कि उस सोसाइटी और उस नेशन में एक टर्मोइल और इंटरनल उसका जो पीस होगा वो सिक्योर रखना उसको सिक्योर रखना मुश्किल होगा। अब जब इंटरनल केओस होगा तो वहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, वहाँ से बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट करने नहीं आएगा। इन सिंपल उस कंट्री में पॉलिटिकल पोलराइजेशन की वजह से इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी जनरेट होगी। अब जब ये दो होंगे, पॉलिटिकल पोलराइजेशन प्लस इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी लीडिंग टू गवर्नेंस डेफिसिट। अब जब गवर्नेंस नहीं होगी तो समझ ले कि हमारे जो अवाम की जो ग्रीवांस हैं वो मीट नहीं होंगे। ठीक, अब जब ये सारा काम होगा तो फिर हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो अफेक्ट होगी। इस सब से उस कंट्री का जो इमेज है वो अच्छा इमेज नहीं प्रेजेंट होगा इन द कमिटी ऑफ नेशंस। तो ये हमारे पास पोलराइज पॉलिटिक्स है। अब हम बात करते हैं कि वो क्या कॉजेस हैं या कॉसेशंस क्या हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान में पॉलिटी की जो नेचर है वो पोलराइज्ड है। अब तक हमने ये पढ़ा कि पॉलिटिकल पोलराइजेशन और पोलराइज पॉलिटिक्स कहते किसे हैं। अब ये पढ़ेंगे पाकिस्तान में जो पॉलिटिक्स है वो पोलराइज्ड क्यों हुई, या वो कौन से फोर्सेस हैं या वो कौन से कॉजेस हैं जिन्होंने पाकिस्तान में जो पॉलिटी है या पॉलिटिक्स है उसकी नेचर को पोलराइज्ड बनाया। तो पॉइंट 1 में हमने लिखा है डेथ ऑफ इंटर एंड इंटर पार्टी डेमोक्रेटिक आइडियल्स। ये पॉइंट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं तो इस वजह से हम जरा यहाँ पे तेजी से आगे जाएंगे। पॉइंट 2, पर्सनलाइज्ड एंड डायनेस्टिक नेचर ऑफ पॉलिटी। जैसे पहले बात की, यहाँ पे पर्सनलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, या इसको ऐसे कह लेते हैं पर्सनलाइजेशन ऑफ पावर एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अथॉरिटी। मतलब जो हमारे पास
पॉलिटिकल फिनोमिना में या पॉलिटिकल जो एक्टिविटीज़ में जो टेक पास करते हैं लीडर्स, उनका अल्टीमेट गोल यही होता है कि पावर को एक्वायर करें, अपने क्रोनीज को जो है ना वो रिवार्ड करें, अपने राइवल्स को पनिश करें, ठीक, यानी सिंपली पुट अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को सर्व करें एट द एक्सपेंस ऑफ कलेक्टिव वेलफेयर। तो ये हमारे पास एक कॉज ये है कि जो पॉलिटिक्स है या पॉलिटिकल पार्टीज या लीडरशिप है, उन्होंने ऐसी प्रैक्टिसेस की इन पास्ट इन प्रेजेंट, जिसकी वजह से पाकिस्तान में एक मतलब डिवीजन का प्रोसेस यहाँ पे इनिशिएट हो चुका है काफ़ी टाइम से। पॉइंट थर्ड, अनइवन डेवलपमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। अब फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में कुछ ऐसी पेरिफेरल रीजन्स हैं, पेरिफेरीज उनको जिनको कहते हैं, जहाँ स्टेट जो रिसोर्सेज हैं या नेशनल रिसोर्सेज है उनकी वजह से कोई खास ट्रिकल डाउन का इफेक्ट वहाँ पे नज़र नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल बलूचिस्तान है, एक्स फाटा है एंड सो ऑन। ये वो रीजन्स हैं जो कि अभी तक सही उस तरह के डेवलप नहीं है जैसे बाकी रीजन जैसे लाहौर एंड सो ऑन। तो अब इस वजह से यानी कि अनइवन डेवलपमेंट एंड अनइवन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की वजह से वहाँ के जो पेरिफेरीज हैं जो कि अनडेवलप्ड हैं, उनमें एक सेंस ऑफ मार्जिनलाइजेशन और एक सेंस ऑफ डेप्रिवेशन जो है ना वहाँ जनरेट होता है। तो इस फीलिंग की वजह से वहाँ की जो लीडरशिप या पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे उस रीजन के, वो ऐसी मतलब पॉलिटिक्स वो एक्सरसाइज करते हैं या प्रैक्टिस करते हैं जैसे मतलब जिसको हम कहते हैं रीजनल पॉलिटिक्स या जिसको हम कहते हैं रीजनलाइज पॉलिटिक्स, ठीक, या उसको हम बात दफा कहते हैं इथनिसिटी या उसको हम कहते हैं इथनिक नेशनलिज्म। यस, ये सूटेबल टर्म है कि फीलिंग ऑफ मार्जिनलाइजेशन लीडिंग टू इथनिक नेशनलिज्म। अब जब हमारी पॉलिटिक्स की जो स्टेचर है वो इथनिक इन नेचर होगी तो क्या होगा, वहाँ पे एक ऑटोमेटिकली डिवीजन होगा, किसके बीच में या कंपटीशन होगा, नेशनल वर्सेस इथनिक, रीजनल वर्सेस फेडरल। तो इसकी वजह से जो सोसाइटी है या जो कंट्री है वो डिवाइडेड होती है। एक वजह यह है कि पाकिस्तान में अनइवन डेवलपमेंट है एंड अनइवन रिसोर्सेज की एलोकेशन है, जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी और पॉलिटिक्स पोलराइज हो रही है, जैसे सिंध एंड पंजाब, जैसे केपी एंड सिंध एंड सो ऑन। तो ये पोलराइजेशन ही है जिसकी वजह से, या ये जो हमारे पास अनइवन डेवलपमेंट ही है जिसने सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स को पोलराइज किया। पॉइंट 4, क्रॉनिक इलिटरेसी एंड डेमोक्रेटिक इग्नोरेंस। यहाँ पे जो इलिटरेसी है वो हमारे पास पॉलिटिकल इलिटरेसी आप लोग समझ लें। वैसे तो पाकिस्तान में जो लिटरेसी रेट है एग्जिस्टिंग अकॉर्डिंग टू सर्टेन सर्वेस, वो कोई 61% बता रहे हैं या 60%, हम कंसिडर करते हैं 61%। लेकिन यहाँ पे एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है या क्वालिटी है आप लोगों को पता है वो इज नॉट एट पार विद मॉडर्न स्टैंडर्ड्स एट ऑल। इसके अलावा भी हम जिस इलिटरेसी की यहाँ पे हम बात करें वो पॉलिटिकल इलिटरेसी है। हमारी आवाम को नहीं पता कि किन को वोट करना चाहिए एंड क्यों, बल्कि हम सिर्फ पर्सनालिटीज, क्लेम, कास्ट और इथनिसिटी की बेस पे अपने वोट को हम कास्ट करते हैं, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि चूंकि यहाँ पे पॉलिटिकल इलिटरेसी है तो हमारे जो पॉपुलेस है या अवाम है उनको नहीं पता कि किन को या कौन सी वो लीडरशिप है जो पाकिस्तान के कॉज को या स्टेट ऑफ पाकिस्तान को सही से रन करने की कैपेसिटी, किस लीडरशिप को या किस लीडरशिप के पास ऐसी कैपेसिटी है कि वो हमारे पास इस स्टेट को सही तरीके से गवर्न कर सके। तो हम ये कह सकते हैं कि ये पॉलिटिकल इलिटरेसी है जिसकी वजह से सोसाइटी फर्दर पोलराइज होती है, या ये कह लें कि पॉलिटिकल इलिटरेसी की वजह से जो पॉलिटिकल लीडरशिप है या पॉलिटिकल पार्टीज है वो अवाम के इसी इलिटरेसी को एक्सप्लॉइट करते हैं और उनको पोलराइज करते हैं अलोंग डाइवर्स लाइंस, जिसकी वजह से सोसाइटी या पॉलिटिक्स पोलराइज्ड हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट 5, सेंसेशनल एंड इररिस्पॉन्सिबल रोल ऑफ मास मीडिया। अब जैसे आप लोगों को पता है सर्टेन चैनल्स रूलिंग पार्टी का फेवर की फेवर कर रही हैं और कुछ चैनल जो है ना अपोजिशन को। तो ये हमारे पास एक रिस्पॉन्सिबल रोल ऑफ मास मीडिया है जो कि जिसको हम कहते हैं इस वॉच डॉग है, जिसका काम है सोसाइटी और स्टेट के बीच में एक ब्रिज बनना, सही। और इसका फर्दर काम यह है कि स्टेट की आइज बनना, कि जहाँ पे मतलब चाहिए कि मतलब अटेंशन जहाँ पे फोकस करना है उस एरिया को हाईलाइट करें ताकि जो स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो उस एरिया को प्रायोरिटाइज करें और जो भी वहाँ पे करना है वो करें। लेकिन पाकिस्तान में अगर हम मास मीडिया की बात करें तो ये एक हाइप क्रिएट करना, सेंसेशनलिज्म या जिसको हम कहते हैं येलो जर्नलिज्म है, ऐसी प्रैक्टिसेस या ऐसा स्ट्रेचर है जर्नलिज्म का पाकिस्तान में। तो ये मीडिया पे एक रोल तो मीडिया ने प्ले किया पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को पोलराइज करने में। पॉइंट 6, डिसफंक्शनल रोल ऑफ CCI
ऑफ द CCI काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट एक ऐसा पाकिस्तान में एक ऐसे रिजीम है जिसका काम है इंटर प्रोविंशियल हार्मनी को मेंटेन और इंटैक्ट रखना। फेडरेशन एंड फेडरेटिंग यूनिट्स के बीच में एक रोल ऑफ ब्रिज बनने का जो काम है वो CCI है। लेकिन जो कि सर्टेन पॉलिटिकल इफेक्ट्स की वजह से या पॉलिटिकल कंडक्ट्स की वजह से ये जो हमारे पास इंस्टीट्यूशन है CCI ये डिसफंक्शनल है। इसके डिसफंक्शन होने की वजह से जो इंटर प्रोविंशियल क्लैशेस है या सेंटर प्रोविंसेस के बीच में जो इश्यूज है वो रिजोल्व नहीं हो रहे, जिसकी वजह से भी हमारे जो पॉलिटिक्स है वो सेंटर वर्सेस फेडरेशन के बीच में एक डिवाइडेड है। ठीक है, ये एक इशू है या एक ऐसा मतलब एक फोर्स है जिसने पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को पोलराइज बनाया। सेकंड लास्ट देख लें, पॉलिटिकल इमेच्योरिटी एंड हेजेमोनिक डिजाइन्स ऑफ लीडरशिप। जैसे ऊपर हमने बात की हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनको सेंस नहीं है कि डेमोक्रेसी में क्या है। उनके मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रांजिशन ऑफ पावर फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर पार्टी वो डेमोक्रेसी है, जो कि ऐसा नहीं है। डेमोक्रेसी या जिसको हम कहते हैं सोशल डेमोक्रेसी है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पॉलिटिकल फिलॉसफी है जिसमें हम इस बात को प्रायोरिटाइज करते हैं कि क्या इक्वालिटी है, जेंडर इक्वालिटी, एक क्या ट्रांसपेरेंसी है अक्रॉस द बोर्ड, ठीक, क्या वहाँ पे एक हमारे पास इंस्टीट्यूशनल सुप्रीमेसी है। अगर ये कुछ फैक्ट्स और भी सारे हैं पॉइंट्स, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं आप लोगों को सिर्फ समझाऊं, अगर ये सारे पॉइंट्स मीट हो रहे तो वहाँ पे वो डेमोक्रेसी है। जबकि हमने डेमोक्रेसी का मकसद ही हमें अभी मतलब उसका मतलब ही हमें नहीं समझ, अभी उसके बारे में नहीं हमें पता। हम समझते हैं कि सिर्फ इलेक्शंस टाइमली अगर इलेक्शंस हुए तो डेमोक्रेसी है, वो नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये पॉलिटिकल इमेच्योरिटी भी है लीडरशिप की, जिसकी वजह से पॉलिटी जो है ना वो इन वन वे आर अदर पोलराइज होती रही पाकिस्तान में। आखिरी पॉइंट, डोडरिंग इकोनॉमिक प्रोफाइल। अब चूंकि इकोनॉमी की बात है, एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं सैमुअल पी हंटिंगटन के नाम से, अपनी एक किताब पॉलिटिकल ऑर्डर इन मॉडर्न सोसाइटीज में लिखते हैं कि वो सोसाइटी जहां इकोनॉमी अगर उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी तो उस नेशन की या उस कंट्री की जो पॉलिटिक्स की नेचर होगी वो आइडेंटिटी नेचर की होगी या पोलराइज्ड होगी। क्योंकि जैसे कि मार्क्स भी कहते हैं कि कार्ल मार्क्स कि हमारे पास इकोनॉमी जो है वो एक प्राइमरी इंस्टीट्यूशन है और इसी इंस्टीट्यूशन पर बाकी सोसाइटी के जो बाकी सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे पॉलिटिक्स उनमें से एक है वो डिपेंड करती हैं। अगर किसी सोसाइटी या स्टेट की इकोनॉमी अच्छी नहीं होती है तो ऑटोमेटिकली उस सोसाइटी की जो पॉलिटी है या पॉलिटिक्स है वो अनस्टेबल होती है, जिसको इन अदर वर्ड्स हम कहते हैं, अब हम कहेंगे कि पोलराइज्ड है। ठीक, यहां तक हमें ये पता चला कि सर्टेन क्या कॉजेस हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान में जो पॉलिटिक्स है उसकी नेचर पोलराइज्ड हुई। समराइज अगर इसको हम करना चाहें तो सबसे पहले हम कहेंगे यहाँ की जो लीडरशिप है इमेच्योर है, उनको डेमोक्रेसी की अंडरस्टैंडिंग सही से नहीं है। ठीक, पाकिस्तान में क्रोनिक इलिटरेसी है, पॉलिटिकल इलिटरेसी है, जिसकी वजह से हमारे जो पॉलिटी की नेचर है वो पोलराइज्ड है। फर्दर अगर हम यहाँ पे बात करें कि क्या वजह है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी जो है ना वो पॉलिटिक्स क्यों पोलराइज हुई, तो उसकी वजह यह है कि जो हमारे पास रूलिंग पार्टीज हैं या पार्टीज रही हैं उनके कंडक्ट्स ऐसे हैं कि वो अकोमोडेशन एंड कोऑप्शन करना जानते ही नहीं है, बल्कि एक्सक्लूशनरी प्रैक्टिस उनके होते हैं। उनकी कोशिश होती है कि किसी भी तरीके से ऑपोजिशन को स्टोन वॉल किया जाए। ठीक, उनको लेजिस्लेशन के प्रोसेस में किसी भी तरीके से उनको शामिल नहीं किया जाए। तो ये कुछ पॉइंट्स थे या कॉजेस थे जिनकी वजह से पाकिस्तान में जो डेमोक्रेसी है पाकिस्तान में जो पॉलिटिक्स है उसकी नेचर पोलराइज्ड हुई। अब हम आगे चलते हैं कि क्या रेमिफिकेशंस है पोलराइज्ड पॉलिटिक्स के या क्या इसके कंसिक्वेंसेस हैं। कुछ यहाँ पे हमने कुछ चीज़ें यहाँ पे मेंशन की कि 4 मेजर प्रोडक्ट्स ऑफ पोलराइज्ड पॉलिटिक्स, बल्कि पाकिस्तान की जो एम्बेसडर थी फॉर्मर एम्बेसडर यूएन उसकी मलिहा लोधी का कहना है कि ये जो पॉइंट्स यहाँ पे हमने 4 पॉइंट्स लिखे हैं, आई थिंक 4 या 5 पॉइंट्स, ये प्रोडक्ट्स हैं पोलराइज पॉलिटिक्स के। मलिहा लोधी के एक आर्टिकल में से हमने एक्सट्रैक्ट किया है। सबसे पहला जो यहाँ पे पॉइंट लिखा है वो है फ्रेजाइल इकोनॉमिक आउटलुक। अब जैसे ऊपर हमने बात की, अगर हमारी पॉलिटी की नेचर पोलराइज्ड होगी तो जो हमारी इकोनॉमी होगी वो फ्रेजाइल होगी, सस्टेनेबिलिटी उसमें नहीं होगी। दूसरा, इनइफेक्टिव फॉरेन पॉलिसी, जैसे ऊपर भी हम बात कर रहे थे, अगर पॉलिटी पोलराइज्ड है तो हमारी फॉरेन पॉलिसी इनइफेक्टिव हुई। और यही बात जो है ना वो रिचर्ड एन हेस के नाम से एक पॉलिटिकल जो है ना वो राइटर हैं, अपनी बुक फॉरेन पॉलिसी बिगिंस एट होम में लिखते हैं कि अगर किसी नेशन की पॉलिटिक्स पोलराइज्ड हुई और वहाँ उस नेशन की इकोनॉमी अगर फंक्शनल और नॉन लीनियर वे में ग्रोथ अगर ना करे तो उस कंट्री की जो फॉरेन पॉलिसी है वो इनफेक्टिव होना शुरू होती है। तो ये एक प्रोडक्ट है पोलराइज्ड पॉलिटिक्स का जो कि हमें पाकिस्तान में नजर आ रहा है। एबॉर्टिव डोमेस्टिक लेजिस्लेशन,
यानी कि जो पोलराइज पॉलिटिक्स है उसमें जो लेजिस्लेशन होगी वो रिजल्ट ओरिएंटेड और पीपल सेंट्रिक नहीं होगी। पाकिस्तान में जैसे ऊपर हमने बात की ऐसा ही है। रिएक्टिव सिक्योरिटी स्ट्रेटजी, उस पॉलिटी में जो हमारे पास जो उसकी अप्रोच होगी टुवर्ड्स सिक्योरिंग नेशनल इंटरेस्ट और इंटेग्रिटी, वो रिएक्टिव इन नेचर होगी, प्रोएक्टिव नहीं होगी। तो ये कुछ कंसिक्वेंसेस है जो कि हमने देखे, जो कि अराइज करते हैं ड्यू इन पार्ट टू पॉलिटिकल पोलराइजेशन। आगे कुछ और भी पॉइंट्स लिखे हैं जिनको हम कर्सरी उनको देखेंगे। सबसे पहला है पॉइंट 1, पोलराइजेशन ब्रीडिंग अ पॉलिटिकल कल्चर वेयर पर्सनालिटीज टेक प्रेसिडेंस ओवर आइडियाज। जैसे हमने ऊपर बात की कि एक ऐसा कल्चर है जिसमें लीडरशिप कोशिश करती है कि पर्सनालिटीज के इंटरेस्ट को सर्व किया जाए, ना कि पॉपुलर इंटरेस्ट या लोगों का इंटरेस्ट। दूसरा पॉइंट, डिवाइडिंग अ पॉलिटी अलोंग डाइवर्स लाइंस इन एन एडवर्स मैनर। अब जैसे पाकिस्तान के ऊपर हम बात कर रहे थे कि हम एक पोलरिस्टिक सोसाइटी है पाकिस्तान, लेकिन यहाँ की जो पॉलिटिक्स है वो पोलराइज होने की वजह से सोसाइटी में सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी का जो इंटरेस्ट है या उनके जो नीड्स है वो मीट हो रही हैं, बाकी जो हैं जो रिमेनिंग जो लेफ्ट ओवर हैं उनके नीड्स जो है ना पूरे नहीं हो रहे, तो सोसाइटी ऑटोमेटिकली डिवाइडेड। जब सोसाइटी डिवाइडेड होगी, एक सेक्शन जो है ना वो एक सेगमेंट या एक सेक्शन जो है ना वो सोशली अपवर्ड मोबिलिटी उसकी होगी, और दूसरा जो है ना वो उसमें उसको जो दूसरा सेक्शन है उसमें कोई ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं होगा। तो उससे क्या होगा, सोसाइटी में एक ऑटोमेटिकली एक मार्जिनलाइजेशन का एलिमेंट आ जाता है। मार्जिनलाइजेशन लीडिंग टू एंटी स्टेट प्रैक्टिसेस आर टेंडेंसीज। तो ये एक इशू है जो कि जनरेट होता है ड्यू इन पार्ट टू पॉलिटिकल पोलराइजेशन। पॉइंट 3 की तरफ चले जाते हैं। पॉलिटिकल पोलराइजेशन इज एरोडिंग द रेजिडेंटर ऑफ गवर्नर्स एंड एंटायर गवर्नेंस स्ट्रक्चर। ऊपर हमने जैसे बात की कि हमारे पास जो पॉलिटी है उसके नेचर जब पोलराइज हो तो स्टेट इंस्टीट्यूशंस पोलिटिसाइज होना शुरू होते हैं। अब जब इंस्टीट्यूशन पोलिटिसाइज होंगे तो वो पर्सनालिटीज को सर्व करेंगे, नेशनल इंटरेस्ट को सर्व नहीं करते। इसी टर्म को इन अदर वर्ड्स व्हाई नेशंस फेल में इसको कहा गया एक्सट्रैक्टिव नेचर ऑफ इंस्टीट्यूशंस। ये वो इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि सर्टेन हैंडफुल पीपल के इंटरेस्ट को सर्व करते हैं एट द एक्सपेंस ऑफ इंटायर कम्युनिटी आर नेशन। तो ये एक इशू है जो कि पोलराइज पॉलिटिक्स की वजह से है। अब इन्हीं पॉइंट्स को आप लोग लिंक करते जाएं कि कैसे या क्या चैलेंजेस पोज करता है पाकिस्तान का जो पोलराइज नेचर ऑफ पॉलिटिक्स है वो टू पाकिस्तान डेमोक्रेसी। यानी इन पॉइंट्स को हमने लिंक करना कि क्या वो कौन से चैलेंजेस हैं जो कि कन्फ्रंट कर रहा है डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स आर पोलराइज पॉलिटिक्स। सबसे पहले हमने अगर इनको पॉइंट 1 से देख लें तो हमारी जो पर्सनैलिटीज जो है ना यहाँ पे उनका इंटरेस्ट सर्व हो रहा है, पॉपुलर जो एस्पिरेशंस है वो सर्व नहीं हो रही। एक तो ये पॉइंट हमने लिखा। दूसरा जो पॉइंट है, पाकिस्तान मल्टी इथनिक सोसाइटी है या जिसको हम कहते हैं प्लुरलिस्टिक। हमने कहा कि पोलराइज पॉलिटिक्स एक ऐसी पॉलिटिक्स है जो कि सोसाइटी को डाइवर्स लाइंस में डिवाइड करती है। उन डाइवर्स लाइंस को हम फॉल्ट लाइंस कह सकते हैं। यानी कि पोलराइज पॉलिटिक्स पाकिस्तान जैसी मल्टी इथनिक सोसाइटीज को डाइवर्स फॉल्ट लाइंस में डिवाइड करती है पोलराइज पॉलिटिक्स। अब जब वो फॉल्ट लाइंस मतलब टाइम के साथ जब वो ज़्यादा हाईलाइट होंगे तो वो दे विल बिकम बेटर लाइंस। ठीक है, एक ये है। पॉइंट 3 में हमने पढ़ा कि जो पोलराइज पॉलिटिक्स है वो गवर्नर्स यानी जो लीडर्स हैं पॉलिटिकल, उनका जो पर्पस है और इंटायर गवर्नेंस स्ट्रक्चर के जो पर्पस है उसको इरोड करती है पोलराइज पॉलिटिक्स। ठीक है, यानी कि स्टेट और स्टेट इंस्टीट्यूशंस का फंक्शन यही, मतलब इनको एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करती है पोलराइज पॉलिटिक्स जो कि सर्टेन पीपल के इंटरेस्ट को सर्व करना, उसके लिए काम करना एट द एक्सपेंस ऑफ इंटायर पॉपुलेशन। तो एक इशू ये जनरेट होता है ड्यू टू पोलराइजेशन। फिर पॉइंट 4 में हमने लिखा है मिलिटराइजिंग सोसाइटी एंड देयरबाय इट्स वॉलेटिलिटी टू पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डोमेस्टिक सोशल इंस्टीट्यूशंस। जैसे हमने ऊपर पढ़ा मार्जिनलाइजेशन की हमने बात की थी, सोशल या उसको हमने कहा डेप्रिवेशन की बात की थी। डेप्रिवेशन एंड मार्जिनलाइजेशन जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो वहाँ पे फ्रस्ट्रेशन लीडिंग टू मिलिटराइजेशन। अब जब मिलिटराइज होगी सोसाइटी तो उससे न सिर्फ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस बल्कि इंटायर सोसाइटी जो है ना वो इंस्टेबिलिटी का शिकार होगी। तो ये एक प्रोडक्ट है पोलराइजेशन और पोलराइज पॉलिटिक्स का। पॉइंट 5, पोलराइज पॉलिटिक्स नेसेसिटेटिंग स्टेट एजेंसीज टू सर्व पर्सनैलिटीज देन कलेक्टिव। जैसे ऊपर हमने बात की एस्पिरेशंस ऑफ पॉपुलस, ये हमने ऊपर बात कर ली है। पॉइंट 6, polarized politics is nurturing a milo wherein legislation is performed in a centralized manner and implemented in a decentralized fashion। यानी जैसे हमने ऊपर बात की centralized means certain people are making policies, ठीक, उसको हम कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। अगर वहाँ पे अपोजिशन को भी अकोमोडेट करें तो वो डिसेंट्रलाइज पॉलिसी मेकिंग होगी, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। कुछ
लीडर्स या जिसको हम कहते हैं कैबिनेट ही पॉलिसी मेकिंग करती है, ठीक, उसको हम कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। तो पाकिस्तान में पोलराइजेशन की वजह से जो यहाँ पे एक जो इशू जनरेट हुआ वो ये है कि सेंट्रलाइज नेचर ऑफ लेजिस्लेशन एंड डिसेंट्रलाइज नेचर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि पॉलिसीज बनाने वाले बहुत कम हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने वाले बहुत सारे हैं, तो वो पॉलिसीज रिजल्ट ओरिएंटेड एंड इफेक्टिव नहीं होती। ठीक, पॉइंट 7, प्रायोरिटाइजिंग मैटर्स ऑफ ट्राइवियल आर लीस्ट सिग्निफिकेंस एट द एक्सपेंस ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। ऊपर हमने बात की है कि यहाँ पे नॉन इश्यूज को हम प्रायोरिटाइज करते हैं एट द एक्सपेंस ऑफ कलेक्टिव आर नेशनल इश्यूज। ये एक हमारे पास प्रोडक्ट है पोलराइजेशन का। पॉइंट 8, political polarization rendering external policies of a society grossly ineffective and vestigial। ऊपर हमने बात की अगर पॉलिटिकल पोलराइजेशन हुई तो उसकी वजह से किसी भी कंट्री की जो फॉरेन पॉलिसी है वो इनफेक्टिव होगी। ठीक, क्योंकि पॉलिटिकल पोलराइजेशन की वजह से इकॉनमी वीक होगी। इकॉनमी वीक होने का मतलब है कि उस कंट्री का बाकी दुनिया के साथ अच्छे ट्रेड रिलेशन नहीं हो सकते। अच्छे ट्रेड रिलेशन नहीं हुए तो फिर वो कंट्री अपना इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज नहीं कर सकती, यानी उसका बाकी कंट्रीज के साथ रिलेशन अच्छे नहीं अगर हुए तो फिर वो कंट्री, उस कंट्री की जो फॉरेन पॉलिसी है या डिप्लोमेसी है वो ग्रासली इनफेक्टिव एंड इनकम्पिटेंट होगी इन केस ऑफ political polarization, simply put। 9 point, political polarization is emboldening centrifugal tendencies to inflict unacceptable damages on states' integrity, political sovereignty and national prosperity। अब जब ऊपर हमने पढ़ा कि अगर हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स पीपल सेंट्रिक पॉलिसीज नहीं बनाएंगे तो उसकी वजह से, उनकी वजह से जो हमारे पास पॉपुलेशन है या जो हमारे पास नेशनल्स हैं पाकिस्तान के, उनके नीड्स मीट नहीं होंगे, उनके इश्यूज एड्रेस नहीं होंगे। ठीक है, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल नहीं होंगी, जिसकी वजह से उनका जो सोशो इकोनॉमिक इंडेक्स है वो डिटीरियोरेट होगा। तो वो एक अल्टरनेटिव पाथवे फाइंड करेंगे टू अर्न अ लाइवलीहुड, और इसी उनकी एस्पिरेशन को एक्सप्लॉयट करते हैं सेंट्रिफ्यूगल आर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। जैसे पाकिस्तान में जो ना वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एक्सप्लॉयट कर रहे हैं यूथ को, तो ये वजह है कि पॉलिटी हमारी पोलराइज होने की वजह से हमारा जो यहाँ का यूथ बल्ज है या जो जिसको हम कहते हैं यूथफुल डायनेमिज्म है वो एक लायबिलिटी बन रहा है इंस्टेड ऑफ बिकमिंग एन एसेट ड्यू इन पार्ट टू प्रेजेंस ऑफ पॉलिटी एज पोलराइज्ड। तो ये एक इशू है। फिर हमने यहाँ पे लिखा है आखिर में, एक्सट्रीम पोलराइजेशन लीड्स टू पॉवर्टी, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड कॉम्प्रोमाइज नेशनल सिक्योरिटी। जाहिर बात है, ऊपर हमने कहा कि जब वहाँ पे हमारे पास जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं या लीडरशिप है वो अपने इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज करे तो जो हमारे पास बाकी पॉपुलेशन है उनका इंटरेस्ट सर्व नहीं होगा। ठीक, उनका इंटरेस्ट सर्व ना होने का मतलब है कि वहाँ पे अवाम सेंट्रिक पॉलिसी मेकिंग नहीं होगी। ठीक है, जब ऐसा होगा तो फिर वहाँ पे पॉवर्टी तो आम होगी, इन्फ्लेशन वगैरह सारा कुछ होगा। ठीक, तो ये हमने देखा कि पोलराइजेशन की वजह से क्या कॉसेशंस, ये बल्कि कॉसेशन नहीं बल्कि कैसे पॉलिटिकल पोलराइजेशन डेमोक्रेसी को चैलेंजेस ऑफर करती है। पॉलिटिकल पोलराइजेशन यानी हमने ये देखा कि अगर हमारे पास पॉलिटिक्स की नेचर पोलराइज होगी तो उस केस में हमारी जो गवर्नेंस है वो गुड गवर्नेंस नहीं होगी, या जिसको हम कहते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नेंस नहीं हो सकती कोई भी गवर्नेंस स्ट्रक्चर अगर किसी कंट्री में जो पॉलिटिक्स है वो पोलराइज्ड होगी। सिमिलरली हमने पढ़ा कि अगर पॉलिटी की नेचर पोलराइज्ड हुई तो वहाँ पे जो पॉपुलेशन है उसका ट्रस्ट अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के ऊपर नहीं होगा, ट्रस्ट डेफिसिट होगा बिटवीन द गवर्न एंड गवर्नर्स, जिसकी वजह से सोसाइटी में एक टर्मोइल एंड एक केओस जो है ना वो परपिचुएट करेगा। ठीक, फिर हमने देखा कि अगर पॉलिटी की नेचर पोलराइज्ड हुई तो जो कि पाकिस्तान एक फेडरल कंट्री है, फेडरल रिपब्लिक है, तो यहाँ पोलराइजेशन की वजह से इंटर प्रोविंशियल क्लैशेस हैं, सेंटर प्रोविंशियल रिलेशन में एक इंस्टेबिलिटी नज़र आता है हमें, ये पोलराइजेशन की वजह से ही है। अब पोलराइजेशन मतलब ऐसे है कि अगर डिफरेंट हम ब्लॉक्स में अगर डिवाइडेड रहे, अगर पाकिस्तान डिफरेंट ग्रुप्स डिफरेंट सेक्शन में डिवाइडेड रहा तो पाकिस्तान की जो नेशनल इंटेग्रिटी है वो अंडर थ्रेट होगी। सही, तो यहाँ तक हमें पता चला कि यस पोलराइज पॉलिटिक्स जो है ना इस डायरेक्ट थ्रेट टू या पोजेस अ डायरेक्ट थ्रेट टू डेमोक्रेसी। अगर ये कहें तो गलत नहीं होगा कि ये पाकिस्तान में पोलराइज नेचर ऑफ पॉलिटिक्स ही है जिसने डेमोक्रेटिक इवोल्यूशन को यहाँ पे इनहिबिट किया। जैसे कि आयन टेलबोर्ड अपनी बुक पाकिस्तान न्यू हिस्ट्री में कहता है कि पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल नेचर है या पर्सनलाइज नेचर ऑफ पॉलिटिक्स है, जिसको हम पोलराइज पॉलिटिक्स भी कह सकते हैं, उसकी वजह से यहाँ डेमोक्रेसी जो है ना वो इवॉल्व नहीं की डेमोक्रेसी ने। डेमोक्रेसी यहाँ डेमोक्रेटिक कंसोलिडेशन पाकिस्तान में नहीं हुई जबकि इंडिया में हुई, क्योंकि वहाँ पे पॉलिटी की नेचर पोलराइज नहीं है। तो हम आज जो यहाँ पे इस सेक्शन में हमारे पास जो कंक्लूडिंग स्टेटमेंट है वो ये है कि
पाकिस्तान में पॉलिटिक्स की नेचर पोलराइज होने की वजह से यहाँ डेमोक्रेसी फ्लरिश नहीं की डेमोक्रेसी ने, बल्कि उसकी जगह एक हाइब्रिड फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी यहाँ पे राइज करती रही। साइक्लिक डेमोक्रेसी साइकिल्स में डेमोक्रेसी राइज करती रही कि फॉल एंड राइज एंड फॉल। ठीक, तो ये इम्पैक्ट है पोलराइज पॉलिटिक्स का डेमोक्रेसी पर। अगर आप लोग बाकी जो ऊपर पॉइंट्स हमने पढ़े उनको आप लोगों ने लिंक करना है डेमोक्रेसी के साथ। अब पॉइंट 4 में हम देखेंगे क्या मेजर्स लेने चाहिए गवर्नमेंट्स को, या जो फ्यूचर गवर्नमेंट्स हैं या हमारे जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनको क्या करना चाहिए कि पॉलिटी की जो नेचर है वो पोलराइज न रहे। तो पहला पॉइंट लिखा है कि पॉलिटिकल मैच्योरिटी चाहिए एंड को ऑप्शन चाहिए। चूंकि पॉइंट्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, इस वजह से मैं ज़रा इनको रीड आउट करूंगा। जहां पे मुझे लगे कि एक्सप्लेनेशन की जरूरत है तो मैं वहां पे एक्सप्लेन करूंगा। पॉलिटिकल मैच्योरिटी जब तक नहीं होगी तब तक पॉलिटिकल पोलराइजेशन यहाँ पे खत्म नहीं हो सकती। को ऑप्शन का कल्चर यहाँ पे होना चाहिए। पॉइंट 2, कल्टिवेटिंग कल्चर ऑफ रैशनल पार्लियामेंट्री डिबेट सो एज टू सर्व पॉपुलर सॉवरेंस देन इंट्रेंच्ड। अब जैसे ऊपर हमने बात की, अगर पार्लियामेंट में डिबेट्स होंगे कंस्ट्रक्टिव तो डिबेट के बाद हमारे पास जो पॉलिसी मेकिंग होगी वो ज़्यादा इफेक्टिव होगी एज कम्पेयर टू ऑर्डिनेंसेस। ठीक, तो ये कल्चर यहाँ पे डेवलप होना चाहिए, करना चाहिए पार्लियामेंटेरियंस को। पॉइंट 3, कंसोसिएशनल टाइप ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन अरेंजमेंट। जब तक पावर को डिवॉल्व नहीं करेंगे, पेपर पर तो पावर डिवॉल्व पाकिस्तान में है लेकिन ऑन ग्राउंड पाकिस्तान में पावर डिवोल्यूशन नहीं है। अब अगर हमें जब तक पावर डिवॉल्व नहीं करेंगे तब तक पावर अब्यूज होगा, यानी कि पावर अगर सर्टन हैंड में या फ्यू हैंड्स में पावर लिमिटेड होगा, कंसेंट्रेटेड होगा, तो उस केस में पावर को एक्सप्लॉइट करना बहुत ज़्यादा ईजी है। पावर अब्यूज वहाँ पे रैम्पेंट होगा। ठीक, तो पाकिस्तानी पॉलिटिकल लीडरशिप को चाहे कि वो पावर को ट्रू लेटरल स्प्रिट में जो है ना वो डिवॉल्व करे, डिस्ट्रीब्यूट करे, ताकि एक्सप्लॉयटेशन, करप्शन एंड पावर अब्यूज जैसी हमारे पास जो इल्स है वो यहाँ पे मेंटेन ना रहे। पॉइंट 4, डेमोक्रेटिक एंड डिजिटाइज्ड गवर्नेंस। हमें चाहिए कि अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी फ्लरिश करे, जो हमारे पास मतलब अगर चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक इवोल्यूशन हो, तो उस केस में पाकिस्तान को ज़रूरत है कि वो इलेक्शन का जो प्रोसेस है उसको डिजिटाइज करे ताकि वहाँ पे रिगिंग का कोई पॉसिबिलिटी बाकी ना रहे। ठीक है, हमें चाहिए कि गवर्नेंस को डिजिटाइज करें। जैसे नथन गार्डल्स अपनी एक बुक डिजिटल गवर्नेंस इन 21st सेंचुरी में कहते हैं कि वो सोसाइटी जहाँ पे गवर्नेंस का जो स्ट्रक्चर है वो ट्रेडिशनल रहा, तो वो सोसाइटीज़ 21st सेंचुरी में सर्वाइव नहीं कर सकती। उन सोसाइटीज़ में गवर्नेंस का जो फ्रेमवर्क है वो वेल रिस्पॉन्सिव नहीं हो सकता जब तक वो अपने गवर्नेंस के स्ट्रक्चर या मॉडल को डिजिटाइज नहीं करती। तो पाकिस्तानी लीडरशिप को चाहिए कि अपने इस पूरे जो प्रोसेसेस हैं, जैसे इलेक्शंस हैं, बाकी सारे जो इंस्टीट्यूशन यहाँ पे हैं, उनको डिजिटाइज करें ताकि वहाँ पे रिगिंग, पावर अब्यूज, करप्शन, एक्सप्लॉयटेशन जैसी चीज़ें ना हो। नेक्स्ट पॉइंट 5, पॉलिटिकल एजुकेशन ऑफ द पॉपुलेस। ऊपर हमने बात की जब तक हमारी पॉपुलेस में पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं होगी तब तक पॉलिटिकल पोलराइजेशन यहाँ पे इंटैक्ट रहेगी। पॉइंट 6, इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी। अब जब तक अक्रॉस द बोर्ड जिसको हम कहते हैं या यूनिवर्सल अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी तब तक हमारे पॉलिटिकल लीडर्स पीपल सेंट्रिक हो ही नहीं सकते। तब तक हमारी डेमोक्रेसी की नेचर रिप्रेजेंटेटिव टाइप नहीं हो सकती, या जिसको हम कहते हैं सोशल डेमोक्रेसी तब तक यहाँ पे फ्लरिश नहीं कर सकती जब तक अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे नहीं होती। लास्ट पॉइंट यहाँ पे है फंक्शनल एंड कंस्ट्रक्टिव रोल ऑफ CCI टू रिजोल्व इंटर प्रोविंशियल डिस्प्यूट्स। अब यहाँ पे क्यों हम बार बार इंटर प्रोविंशियल और CCI की बात कर रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि हर प्रोविंस में एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी है जिसके काफ़ी सारे जो कि मतलब रूलिंग उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं इन वन वे और अदर। अब जैसे सिंध की बात करें तो PPP है, पंजाब की अदरवाइज से पहले अगर देखते हैं तो फिर वहाँ पे PMLN थी या PMLN क्यों थी, सही आजकल PTI है, इसीलिए KP में PTI है एंड सो ऑन। हर प्रोविंस में एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी है जो कि या तो वहाँ से जीतती है या सेंटर में वो हुकूमत करती है। तो जब तक CCI का रोल फंक्शनल नहीं होगा तब तक इंटर प्रोविंशियल जो हार्मनी है, जो कि पाकिस्तान के लिए इस टाइम बहुत ज़्यादा क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है, वो उसको मेंटेन रखना या उसको नर्चर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इस वजह से हमें यानी लीडरशिप को चाहिए कि जो CCI का जो पोटेंशियल है उसको रिवेम्प करे, इसको एक फंक्शनल रिजीम बनाए ताकि फेडरेशन एंड फेडरेटिंग यूनिट्स और इंटर प्रोविंशियल जो रिलेशंस हैं, जो कि मतलब एक इम्बैलेंस या एक कैओटिक सिचुएशन हमें नजर आता है, वो बाकी ना रहे। अब जब इंटर प्रोविंशियल रिलेशंस ठीक हुए, सेंटर एंड प्रोविंसेस के बीच में रिलेशन अगर ठीक हुए, तो फिर पाकिस्तान इंटरनली स्ट्रॉन्ग होगा टू बिकम स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नली। तो आज की इस डिस्कशन से हमें ये समझ आ गया कि पोलराइज्ड पॉलिटिक्स एक ऐसी टाइप ऑफ पॉलिटी है जिसमें डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में कंपटीशन एंड कन्फ्रंटेशन होती है बेस्ड ऑन पर्सनालिटीज इंस्टेड ऑफ आइडिया और इंस्टेड ऑफ सर्विंग
कलेक्टिव वेलफेयर। ठीक, ये एक ऐसी टाइप ऑफ पॉलिटी है जहां पे पर्सनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज किया जाता है, पर्सनल वेलफेयर के लिए सब कुछ कुर्बान किया जाता है सिंपली, जैसे आजकल हो रहा है। ठीक, फर्दर हमने देखा कि पोलराइज पॉलिटिक्स एक ऐसी पॉलिटी है जिसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो अपने डिफरेंट नैरेटिव्स को सेल करने के लिए अपने मतलब एक सेंट्रिफ्यूगल टेंडेंसीज और सेंट्रिफ्यूगल टैक्टिक्स को यूज करती है, फॉर एग्जाम्पल रिलीजन, इथनिसिटी, लैंग्वेज एंड सो। तो ये एक ऐसी पॉलिटी है। फिर हमने आगे देखा कि वो कौन से कॉजेज हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान में पॉलिटी पोलराइज्ड है। हमने वहाँ पे पढ़ा कि पॉलिटिकल लीडरशिप में डेमोक्रेटिक जो अंडरस्टैंडिंग है वो फ्लॉड है, यानी उनको डेमोक्रेसी का सही नहीं पता। फिर हमने पढ़ा कि पॉपुलेस को पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं है, जिसको हमने कहा पॉलिटिकल इलिटरेसी। फिर हमने पढ़ा कि जो हमारे पास मैस मीडिया है उसका रोल रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि पाकिस्तान में चूंकि इकॉनमी की जो नेचर है वो सस्टेनेबल नहीं है, जिसकी वजह से पॉलिटिक्स की जो नेचर है वो पोलराइज होती है। ठीक, फिर उसके बाद हमने कुछ मेयर्स बताया कि कैसे पाकिस्तान जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है लीडरशिप उसको ख़त्म कर सके। उसमें हमने कहा कि पॉलिटिकल मैच्योरिटी हमें चाहिए। ठीक है, पॉपुलेशन को चाहिए कि वो पॉलिटिकल अवेयरनेस क्रिएट करे, मीडिया का रिस्पॉन्सिबल रोल होना चाहिए। ठीक है, इंटर प्रोविंशियल रिलेशंस के बीच में जो क्लैशेस है उनको ख़त्म करने के लिए CCI का जो रोल है उसको रिवाइव बैक कराया जाए, ताकि पाकिस्तान में प्रोविंसेस के बीच में न सिर्फ प्रोविंस एंड सेंटर के बीच में रिलेशंस ठीक हो, बल्कि डेमोक्रेटिक इवोल्यूशन का प्रोसेस यहाँ पे इनिशिएट हो और डेमोक्रेसी हमारी मूव करे फ्रॉम बीइंग इलेक्टोरल टू रिप्रेजेंटेशनल और सोशल डेमोक्रेसी। So this is all for today, people. If you got any confusion related to this topic, please let me know about your issues through your comments. I will address them in my next lecture. Thank you very much.